नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। वैसे तो साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान जैसे राज्यों के नाम शामिल हैं। लेकिन अब जो एक हैरान करने वाली नई जानकारी सामने आ रही है, उसके अनुसार विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं, क्योंकि संभावित विधानसभा चुनाव के करीब 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जो मौजूदा हालात हैं, विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां जिस स्तर पर है, उससे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि कहीं विधानसभा के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ना हो जाए। यह विषय इसलिए भी प्रासंगिक हो रहा है क्योंकि यह मांग पहले से उठ रही है। यदि ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिल सकता है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव जो नवंबर दिसंबर में संपन्न हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी को महज 32% वोट मिले थे और कांग्रेस को 43% से ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में जब कांग्रेस को 67 सीटों पर विजय मिली थी और भाजपा को महज 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, लेकिन इसके करीब 5 महीने बाद अप्रैल में जब छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव हुए, तब वहां परिणाम बेहद हैरान करने वाले थे। मामला 9-2 पर खत्म हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी फैक्टर कितना प्रभावी हो सकता है। तब मोदी सरकार को सिर्फ 5 साल हुए थे। अब जब चुनाव होंगे तब 10 साल बाद मोदी फैक्टर किस कदर प्रभावी हो सकता है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। मौजूदा समय में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का विपक्ष बिखरा हुआ है, वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में 9वीं बार अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जा रहा है। 18 से 21 जुलाई तक छत्तीसगढ़ का विशेष मानसून सत्र होगा। संभवतः ये विधानसभा चुनाव से पहले का अंतिम सत्र होगा। इसे लेकर करीब 1.5 घंटे तक नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के यहाँ बैठक हुई। इस बैठक में सबसे खास बात यह थी कि इसमें संगठन के बेहद महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। उन्हीं की भूमिका बेहद अहम थी। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ आपको अजय जामवाल नजर आ रहे होंगे। ये क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश में भी ये संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका में है। और आपको यहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय भी नजर आ रहे होंगे। ये भी पूर्णकालिक है, अविवाहित है, पूरा जीवन इन्होंने संगठन को दिया है। और इसके साथ आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव भी नजर आ रहे होंगे। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के पास कुल जमा 13 विधायक है। हाल में ही वैशाली नगर के विधायक विद्याधर भसीन का निधन हुआ है। इस बैठक में दिवंगत विद्याधर भसीन को श्रद्धांजलि देने के बाद जिन अहम मुद्दों पर बात हुई, जिन मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है, दरअसल वो भाजपा के कोर इशू हो सकते हैं, वो अहम मुद्दे हो सकते हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे की दशा, दिशा और रणनीति तय करने जा रही है। इस बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बताया कि भ्रष्टाचार बेहद अहम मुद्दा होगा। भूपेश सरकार के जितने भ्रष्टाचार हैं, उसके टोल घोटाला है, रेत घोटाला है, शराब घोटाला है, पीएससी घोटाला है, राशन घोटाला है, इन सारे चीजों को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हम सदन में तीखी बहस के माध्यम से हम जनता के सामने में लाना चाहते हैं। यानी कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को एक अहम मुद्दा बनाने जा रही है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यदि हम संख्या बल की बात करें तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त जब कुल जमा 13 विधायक हैं और जोगी कांग्रेस के 2 विधायकों का समर्थन मिल जाए और बसपा के भी 2 विधायकों को समर्थन मिल जाए, तब भी संख्या 17 की होती है। लेकिन इस 9वें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती है। आम जनता के बीच जब इन मुद्दों का पिटारा खोला जाएगा, तब सिलसिलेवार ढंग से सरकार को कटघरे में लाने की कोशिश होगी और प्रश्न पूछा जाएगा कि आखिर इतना घोटाला हुआ कैसे। खासकर भारतीय जनता पार्टी का युवा वर्ग जिस तरह से पीएससी के मुद्दे को सामने ला रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी का लड़का नीतीश सोनवानी अचानक मेरिट सूची में सिर्फ नीतीश कैसे बन गया। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भारतीय जनता पार्टी पर कुछ इस तरह से पलटवार किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। अगर पीएससी कोई घोटाला हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, आप कोई जानकारी दीजिए, आप कोई तथ्य लाइए, हम जांच कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र में है। एक तरफ भाजपा जहां छत्तीसगढ़ में मौजूदा कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति बना रही है, वहीं दूसरे मोर्चे पर कुछ फिल्में भी बनाई जा रही है। यह फिल्म नक्सलवाद पर बनाई जा रही है। केरला स्टोरी के निर्माता विपुल शाह और उसके डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने इसके लिए बाकायदा एक
ऑफिशियल पोस्टर जारी किया है। मुंबई के अपने प्रोडक्शन हाउस से जारी किए गए इस पोस्टर को आप देख सकते हैं। इस पोस्टर में जो स्लोगन लिखा है उसे पढ़ने के बाद आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि आने वाले दिनों में खासकर लोकसभा चुनाव के पहले नक्सलवाद जैसे अहम विषय पर ऐसी फिल्में क्या कुछ संदेश देने वाली है। बस्तर मूवी के नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ है छिपा हुआ सच। वो कौन सा सच है जो तूफान ला सकता है, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि नक्सलवाद को लेकर इससे पहले प्रकाश झा और विवेक अग्निहोत्री भी फिल्में बना चुके हैं। वैसे केरला स्टोरी के तर्ज पर तैयार की जा रही बस्तर मूवी की तारीखें तो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे पास एक दूसरी फिल्म की तारीख सामने आई है। 13 दिसंबर को 695 नामक एक फिल्म देश भर के हजारों बड़े पर्दे पर दिखाई जा सकती है, जिसमें अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण से पहले के संघर्षों की गाथा को बताया गया है कि किस तरह से करीब 550 साल तक सनातनी इसके लिए युद्ध करता रहा और आजादी के बाद जिस तरह से राजनीतिक दबाव बनाया गया और इस मुद्दे को तुष्टीकरण के कारण किस कदर रोका गया था, इसकी विस्तृत जानकारी है। ऐसी फिल्में चुनाव पर कितना असर डालती है आप इसे हाल के हुए कर्नाटक चुनाव से समझ सकते हैं। कर्नाटक चुनाव के दौरान फिल्म केरला स्टोरी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपनी एक रैली के दौरान किया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई खास लाभ नहीं मिला, लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म में ऐसे मुद्दों को शामिल किया गया था जिससे कांग्रेस हमेशा से असहज रहती है। यदि हम बात मुद्दों की कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक खास रिसर्च टीम बनाई है। हालांकि यह रिसर्च टीम बहुत पहले से काम कर रही थी, लेकिन जिस तरह से इस छिपी हुई रिसर्च टीम को उजागर किया गया है उस पर भी चर्चा जरूरी है। यदि मैं इस टीम में नामों की बात करूं तो इस टीम का संयोजक बनाया गया है शशांक शर्मा को, एक वरिष्ठ पत्रकार है। इनके अलावा इस टीम में मीडिया, फाइनेंस, पॉलिसी मेकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आईटी सेक्टर के जानकारों को शामिल किया गया है। टीम में आईटी के जानकार दीपक मास्के, मीडिया और सामाजिक मुद्दों की समझ रखने वाले पंकज झा, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और भाजपा के मीडिया प्रभारी, डेटा एनालिसिस करने में माहिर अमित चिमनानी को शामिल किया गया है। साथ ही मीडिया और यूथ से जुड़े मामलों का अनुभव रखने वाले हेमंत पाणिग्राही, इसी तरह पॉलिसी मेकिंग, शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जानकार उज्ज्वल दीपक और किशोर देवांगन को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि उज्ज्वल दीपक पूर्ववर्ती रमन सरकार के वक्त सीएम के ओएसडी भी रह चुके हैं। इस टीम का काम होगा कि वो विभिन्न मुद्दों का एनालिसिस करने के बाद इसका फीडबैक भारतीय जनता पार्टी को दे सकें कि मौजूदा कांग्रेस सरकार को किस तरह से घेरना है, केंद्र से मिलने वाली राशि और सुविधाओं की भी सही जानकारी और सही आंकड़ा प्रस्तुत कर सके। हालांकि भाजपा की इस रिसर्च टीम को लेकर कांग्रेस की ओर से तीखी कटाक्ष भी आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इस पर तीखी टिप्पणी की है और आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए ऐसी टीम बनाई जा रही है। बहरहाल इन मुद्दों से कहीं आगे छत्तीसगढ़ के युवा क्रिएटर यूट्यूबर देवराज पटेल की बात करूंगा, जिनका असामयिक निधन हो गया। आउटर रायपुर में लवांडी के पास एक दुर्घटना में उनका असामयिक निधन हो गया। कम समय में लाखों करोड़ों के दिलों में राज करने वाले 24 साल के युवा देवराज पटेल छत्तीसगढ़ में खास चहेते थे। देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से छाए हुए थे। मशहूर यूट्यूबर भुवन बाम के साथ भी उन्होंने एक फिल्म में काम किया था। उनके द्वारा दिल से कही गई एक बात दिल से बुरा लगता है, यह पंच लाइन देश भर में छा गई। लोग अक्सर उनकी इन लाइनों का इस्तेमाल करते थे। सीएम भूपेश बघेल के लिए भी उन्होंने एक वीडियो बनाया था। उनके निधन पर सीएम भूपेश बघेल की ओर से भी श्रद्धांजलि सामने आई है। मैं राष्ट्रपति परिवार की ओर से दिवंगत देवराज पटेल को श्रद्धांजलि देता हूं। आज के अंक में इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।